जो जीवन में जल्दी जगे, जो जीवन में जल्दी उठे, वो अपने जीवन में बहुत ऊपर उठे। घर में जो आपके माता पिता हैं, महसूस करो वो आपके भगवान हैं। मैं कल यहां से गुजर रहा था जब रणवा जी के साथ, तो जो बच्चे खेलने जा रहे थे वो सब बच्चे लाइन लगाकर पैर छू रहे थे। मेरी आंखें गीली हुई कि अगर गुरु कृपा स्कूल में ये संस्कार बच्चों को सिखाया गया है तो ये बच्चे जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। जिसके मन में बड़े के प्रति श्रद्धा ने जन्म ले लिया, सफलता फिर आपके सामने खड़ी मिलेगी। आपको खोजना नहीं पड़ेगा, सफलता आपको खोजेगी। छोटे बच्चों की तालियों से बड़ा पुरस्कार किसी कवि के लिए कोई नहीं हो सकता। उनके मन में जो ये खुशी, उल्लास और ये सब मुझे यहाँ देखकर, सुनकर और ताली बजाने का जो मन है, इस मन की यादें मैं जब तक जीऊंगा मेरे साथ रहेंगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। उन आंखों की दो बूंदों से सातों सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आप भी जैसे हमारी एज में हमारी तरह आम विद्यार्थी रहे होंगे, तो आपकी लाइफ में वह मोड़ कब आया जब आप शिक्षा से सफलता की ओर बढ़ने लगे? नहीं था मैं आप जितना भाग्यशाली नहीं था मैं। मुझे कभी इस तरह की ड्रेस पहनने को नहीं मिली, मुझे इस तरह का पब्लिक स्कूल भी कभी पढ़ने को नहीं मिला। ये सत्य है मेरे जीवन का कि मैं 5वीं क्लास तक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा। 8वीं क्लास तक 2 कमरे जिनमें छत पटरी जो होती है उसकी छत, उसमें छोटे छोटे गांव में स्कूल होते थे, उसमें पढ़ा। So, sir, may you tell the students a unique career to make the country proud and to make country famous in all the world? It is your observation that I am a successful man, not mine. Not mine. I am not a successful man. I have not got my own choice career. I was very, very much willing to become a doctor. But as far as that we should be the loyal to the country, the only one acid test is be honest. Be honest towards each and every concept, towards each and every thing. Be honest. सच्चे बनिए, सत्य को स्वीकार कर लीजिए। शिक्षक संस्कार बचाता है, सेना देश बचाती है। देश नहीं बचेगा तो संस्कार कहां से बचेंगे, लेकिन संस्कार बचे रहेंगे तो देश भी बचा रहेगा। अच्छे नंबर लाना ही सफलता नहीं है। आज इस गुरु कृपा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, जहां शेखावाटी का सबसे ऊंचा तिरंगा स्थापित हो, जहां राजस्थान के सबसे अनुशासित और संस्कारित विद्यार्थी बैठे हो और पूरे हिंदुस्तान के कवि सम्मेलन के मंचों के, काव्य जगत के सर्वश्रेष्ठ वीर रस के और सबसे वरिष्ठ हस्ताक्षर जिस मंच पर हो, ऐसे अद्भुत संयोग से बढ़कर कुछ हो नहीं सकता। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से ये बताएं कि गुरु कृपा अपने मेहमान का स्वागत कैसे करते हैं। और मेहमान नहीं, मैं कहूंगा पवार साहब का एक पारिवारिक स्नेह रहता है, तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर 1 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत और सम्मान डॉक्टर हरिओम पवार साहब। मैं कुछ देर आपसे बातें करूंगा, फिर एक आध जो मेरी बहुत पसंदीदा कविता है वो कविता भी सुनाऊंगा, और उसके बाद मैंने महेंद्र रणवा जी से आपस में विचार करके ये तय किया है, एक संवाद का सेशन होगा। आप में से कोई भी बच्चा जो सवाल मुझसे पूछना चाहता है, आपके पास माइक जाएगा, उस माइक पर कोई भी बच्चा कोई भी सवाल मुझसे कर सकता है। जैसे भी सवाल आपके मन में आए वैसे सवाल कीजिए, उसका उत्तर दूंगा। और चौथा सेशन ये होगा, मैं महेंद्र रणवा जी को यहां बुलाऊंगा, वो मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा। इस तरह 4 हिस्सों में हम आज के कार्यक्रम को बांटते हैं। ये निर्णय खुद करना, जो इंटर के बच्चे हैं, इंटर के बाद जब जाएंगे तो तब आपको ये तय करना है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आप देश की सेना बनना चाहते हैं,
या आप देश में शिक्षक बनना चाहते हैं, या इस देश में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, सफलता का अर्थ है कि आपको डिग्री मिलने के बाद जब आपकी पढ़ाई खत्म हो तो जो सपने आपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने का आपको मौका मिले। यू गॉट टोटल अपॉर्चुनिटी टू गॉट योर कैरियर। जो आपने सोचा था, जो आप बनना चाहते थे, वो बनने के लिए आपके मन में तय होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। और ये निर्णय माता पिता के कहने से भी मत करना। जिन माता पिताओं ने दबाव डालकर अपने बच्चे से कहा बन इंजीनियर, बन इंजीनियर, बन इंजीनियर, और बच्चा नहीं बनना चाहता, बच्चा पेंटिंग बनना चाहता है। हिटलर चित्रकार बनना चाहता था, उसके घर वालों ने उसको चित्रकार नहीं बनने दिया। उसने बहुत कोशिश की, 7 साल कोशिश की उसने कि वो चित्रकार बनकर अपना कैरियर एक पेंटर का बनाना चाहता है। घर वालों ने उसकी इच्छा का बहुत विरोध किया, उसको दबाया और उसको चित्रकार बनने ही नहीं दिया और उसको सेना में भेज दिया। वो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बना क्योंकि वो मर्जी के खिलाफ था। इसलिए अपने मन की सफलता तब मिलेगी जब आपके मन में जो विषय है, मन में जो बनने का विचार है, आप उसी ओर चलेंगे। और उसी ओर चलने के लिए घर वालों को बता दीजिए कि मेरा मन खिलाड़ी बनने का है, मेरा मन प्रोफेसर बनने का है, शिक्षक बनने का है, मेरा मन जीपीएस जैसा स्कूल खोलने का है। जो भी मन करे उस पर खुद निर्णय करना। और मैं छोटा छोटा ज्ञान देना चाहता हूं बच्चों को। मेरी उम्र 72 साल से ज्यादा हो गई। मैं बच्चों को जो अपने मेरे पूरे जीवन का अनुभव है वो बताना चाहता हूं। एक बहुत साधारण सी बात कहने जा रहा हूं। जो बच्चे सुबह जल्दी नहीं उठ सकते वो बच्चे अपने जीवन में ऊपर नहीं उठ सकते। सुबह जल्दी जगना हिंदुस्तान का पहला आध्यात्मिक संस्कार है। पहला संस्कार कोई व्यवहार नहीं है, पहला संस्कार वर्दी नहीं है, पहला संस्कार ड्रेस नहीं है। पहला संस्कार है कि आप सुबह जल्दी जगना शुरू कीजिए। जो जीवन में जल्दी जगे, जो जीवन में जल्दी उठे, वो अपने जीवन में बहुत ऊपर उठे। पूरा दुनिया का इतिहास है ये। देर तक सोने वालों पर कृपा नहीं होती। गुरु कृपा पानी है तो सुबह जल्दी उठिए, पहली सलाह है। दूसरी सलाह है, आप सबके माता पिता आपके भगवान हैं। आपने नहीं देखा भगवान को, कोई चिंता मत करो, नहीं देखा तो घर में जो आपके माता पिता हैं महसूस करो वो आपके भगवान हैं। जिनके कारण आप इस धरती पर आए, आपका जन्म हुआ, उससे बड़ा भगवान कोई भी किसी मंदिर का भगवान नहीं हो सकता। माता पिता हमारे भगवान हैं। भगवान की तरह उनको आदर दो, उनका इज्जत करो, उनकी पूजा करो और संभव हो तो हर सुबह अपने माता पिता के पैर छुओ। और शिक्षक भी आपके भगवान हैं। दुनिया में रक्तदान के बाद सबसे बड़ा दान शिक्षा का है। मैं गुरु कृपा के इस स्कूल के जो भी हमारे आदरणीय लोग यहाँ हैं, स्टाफ के लोग हैं, रणमा जी हों, राजेश जी हों, दूसरे आदरणीय जो सीकर से आए हैं, शिक्षक जो शिक्षा का दान देने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल खोलते हैं या कोचिंग देते हैं या किसी भी तरह से जो शिक्षा के माध्यम से आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपको एनवायरमेंट दे रहे हैं, उन सबको भी भगवान की तरह मानो और संभव हो तो उनके भी पैर छुओ। मैं कल यहां से गुजर रहा था जब रणवा जी के साथ, तो जो बच्चे खेलने जा रहे थे वो सब बच्चे लाइन लगाकर पैर छू रहे थे। मेरी आंखें गीली हुई कि अगर गुरु कृपा स्कूल में ये संस्कार बच्चों को सिखाया गया है तो ये बच्चे जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। जिसके मन में बड़े के प्रति श्रद्धा ने जन्म ले लिया, उसके भीतर एक शक्तिशाली अध्यात्म ने जन्म ले लिया, जो आपको तीसरा जो मोटो है सफलता, वो आपको प्रदान करेगा। शिक्षा आपको यहां बहुत अच्छी मिलेगी ही, संस्कार भी आपको यहां बहुत अच्छे मिल ही रहे होंगे,
जिन्होंने शिक्षा देने का संकल्प शुरू किया है, उनके मन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार होंगे ही, रहे ही होंगे, और वो संस्कारों पर पूरा जोर डालेंगे ही। सफलता फिर आपके सामने खड़ी मिलेगी, आपको खोजना नहीं पड़ेगा, सफलता आपको खोजेगी, सफलता आपकी तलाश करेगी। हमारी कुछ मान्यताएं हैं, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ परंपराएं हैं, कुछ भरोसे हैं। क्या भरोसे हैं हमारे, क्या विश्वास है हमारे, क्या हमारे सांसारिक समाज में, हमारे आध्यात्मिक समाज में, हमारे पारिवारिक परंपराओं में कितने भरोसे हो सकते हैं। मैं एक कहानी सुनाता हूं, छोटी सी कहानी है, आधी मिनट की। एक बाप बेटी किसी रास्ते में जा रहे थे। उन बाप बेटी को बाढ़ का पानी मिल गया, बरसात बहुत हुई होगी, बाढ़ का पानी आ गया, तो रास्ते में पानी भरा हुआ था। दोनों डर गए कि कैसे पार करेंगे, निकल नहीं सकते, बहुत तेज बाढ़ का पानी बह रहा है। तो पिता ने हिम्मत करके कहा कि बेटी तुम डरो मत, मेरा हाथ पकड़ लो, हम इस बाढ़ के पानी से पार निकलेंगे। बेटी ने कहा पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। समझना, पिता ने कहा क्या फर्क पड़ा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, बेटी इसमें फर्क क्या पड़ा। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ा, इस बात को समझना और जीवन भर याद रखना। बेटी ने कहा पापा बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपका हाथ किसी मजबूरी में, अपने स्वार्थ में छोड़ भी सकती हूं, लेकिन एक बाप अपनी बेटी का हाथ किसी हाल में कभी छोड़ नहीं सकता। एक बाप अपनी बेटी को, ये हमारी परंपराएं हैं, ये हमारे भरोसे हैं, ये हमारे संस्कार हैं, ये कूट कूट कर संस्कार भरा हुआ है। बेटी के मन का ये आस्था है, बेटी के मन का ये विश्वास है कि उसका पिता किसी भी हालात में अपनी बेटी को अकेला छोड़ के नहीं जाएगा, अपनी बेटी का हाथ नहीं छोड़ेगा। इतने छोटे बच्चों से इंटरेक्शन करने का मुझे कभी मौका नहीं मिला। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, रनवा जी को, राजेश जी को, बनवारी लाल जी को, आपको सबको सर झुकाकर इस बात का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे इस तरह, इस अवसर में, इस रूप में पहली बार आपने प्रस्तुत किया। तो मैं सोचूंगा कि भविष्य में भी अगर मैं छोटे बच्चों को कुछ जाकर के बातें बताऊं और वो बच्चों पर कुछ असर पड़े, तो ये मेरा कवि सम्मेलन के अलावा एक और उपयोग हो सकता है। बच्ची आयु में मैं छोटे छोटे बच्चों के बीच जाकर के बातें करूंगा। या शेखावाटी की जो धरती है, देश पर लड़ने के लिए और देश पर मरने के लिए सर्वाधिक बेटे देती है, सर्वाधिक बेटे। आप में से बहुत बच्चे उन परिवारों के होंगे जिन परिवारों ने कोई ना कोई देश के लिए शहादत दी होगी। तो मैंने एक शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कविता लिखी है, वो मैं आपको सुनाता हूं। और कविता से पहले मैं जब कवि सम्मेलन में इसको सुनाता हूं तो एक भूमिका बनाता हूं, वो एक भूमिका मैं आपको सुनाता हूं। भूमिका ये है, भगवान राम हमारे देवता हैं, भगवान कृष्ण हमारे देवता हैं। मैं भी सनातन धर्म में पैदा हुआ हूं तो मैं भी मानता हूं वो हमारे रक्षक देवता है, मैं ये भी मानता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने भगवान राम और भगवान कृष्ण देखे नहीं है, मैंने नहीं देखे। अगर मुझसे कोई पूछे तुमने अपने वो देवता नहीं देखे तो क्या तुमने अपने कोई रक्षक देवता देखे हैं, तो मैं सीना तान के बोलता हूं कि हाँ, मैंने अपने रक्षक देवता देखे हैं। हमारे रक्षक देवता वो हैं जो फौज की वर्दी पहनकर सीमा पर खड़े हैं और देश की रक्षा करते हैं। ये हमारे रक्षक देवता हैं। इस देश में सर्वाधिक सम्मान शिक्षक के बाद सेना का ही होना चाहिए। शिक्षक संस्कार बचाता है, सेना देश बचाती है। देश नहीं बचेगा तो संस्कार कहां से बचेंगे, लेकिन संस्कार बचे रहेंगे तो देश भी बचा रहेगा। दोनों में एक तालमेल जुड़ता है। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में। मैं वाणी का राज दूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। ये लाइन आपने सुनी। इसके बाद की लाइन है, मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की। मेरी कलम
संस्कार भी अंधियारों से ही लड़ते हैं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राज मुकुट के आगे तनकर अड़ने की। उस कवि का मर जाना ही बेहतर है जो खुददार नहीं। देश जले मैं कुछ ना बोलूं, मैं ऐसा गद्दार नहीं। देश जले, वो कविता सुनाता हूं 5 मिनट, जहां अच्छा आपके मन तक पहुंच जाए मेरी बात, वहां सब ताली बजा सकते हैं। छोटे बच्चों का ताली बजाना, मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सम्मान और इससे बड़ा पुरस्कार तो मैंने जीवन भर मिला ही नहीं। मुझे छोटे बच्चों की तालियों से बड़ा पुरस्कार किसी कवि के लिए कोई नहीं हो सकता। उनके मन में जो ये खुशी, उल्लास और ये सब मुझे यहाँ देखकर, सुनकर और ताली बजाने का जो मन है, इस मन की यादें मैं जब तक जीऊंगा मेरे साथ रहेंगी। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं। मैं बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ आपको कविता सुना रहा हूं। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की याद कहानी लिख जो देश के लिए शहीद हो गए, उन पर पूरी कविता है। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ। जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई। कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी में। टूटी चूड़ी धुला महावर, रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद, कल्पना कीजिए किसी की आज शादी हुई और कल उसको लड़ने के लिए जाना पड़ा। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन की से छोड़कर युद्ध काम पर चले गए, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी। खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, धूपों खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद। और 2 लाइनें मेरे जीवन की लिखी हुई तमाम कविताओं में सबसे अच्छी 2 लाइनें। मैंने एक चर्चा की है, आप उसके दुख की कल्पना करो जिसकी कल शादी हुई और आज वो विधवा हो जाए, उसका पति शहीद हो जाए। इस पलों को मैंने 2 लाइन में बांधा है। इससे अच्छा मैं जीवन भर कुछ नहीं लिख पाया। 2 लाइन मेरी सबसे अच्छी हैं और सबसे दुखद बात पर है, ये अच्छी बात नहीं है। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में। जब बेटे की अर्थी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पथ की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ। आपका ये तिरंगा राष्ट्र प्रेम की एक जलती हुई ज्वाला है, एक ज्योति पुंज है ये। जब भी जो इसको देखेगा एक पल को तो महसूस करेगा कि वो भारतीय है और भारत की आन बान शान तिरंगा उसको दिखाई दे रहा है। जो भी गुजरते होंगे यहाँ से, आपने गुरु कृपा ने, प्रबंधन ने सबके मन में एक भाव स्थायी लाने की कोशिश की है। मैं इस तिरंगे को सैल्यूट करता हूं और प्रबंधन को इस बात के लिए अनंत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं कि ये श्रेष्ठ कार्य आपके कैंपस में है। अब सेशन शुरू करते हैं सवाल जवाब का। जो बच्चे कुछ भी पूछना चाहें। आपका ये तिरंगा राष्ट्र प्रेम की एक जलती हुई ज्वाला है, एक ज्योति पुंज है ये। जब भी जो इसको देखेगा एक पल को तो महसूस करेगा कि वो भारतीय है और भारत की आन बान शान तिरंगा उसको दिखाई दे रहा है। जो भी गुजरते होंगे यहाँ से, आपने, गुरु कृपा ने, प्रबंधन ने
सबके मन में एक भाव स्थायी लाने की कोशिश की है। मैं इस तिरंगे को सल्यूट करता हूं और प्रबंधन को इस बात के लिए अनंत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं कि ये श्रेष्ठ कार्य आपके कैंपस में है। अब सेशन शुरू करते हैं सवाल जवाब का। जो बच्चे कुछ भी पूछना चाहें, एक कॉर्डलेस माइक जो बच्चा खड़ा हो उसको दे दिया जाएगा, उनको दीजिए। बिटिया है, बिटिया नाम बताना पहले। इस स्कूल की सबसे साहसी बच्ची है ये, उसने सबसे पहले हिम्मत दिखाई खड़े होकर सवाल पूछने। हाँ बेटा पूछिए। मेरा नाम हंशिका। वंशिका। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पोइट्री के करियर को कितने इयर्स हो गए? मैं 50 साल से मंचों पर कविताएं सुना रहा हूं। मैं जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से कवि बना। मेरा अपना अनुभव है, मैं रणवा जी से बैठा अनुभव कर रहा था। जिन बच्चों के 99% नंबर आते हैं वो बच्चे हर क्षेत्र में सफल नहीं होते, हर क्षेत्र में सफल। मेरी बेटी के नंबर आए इंटर में 600 में 599। मुझसे बोली नानू ये होते हैं नंबर। मैंने कहा तुझे पढ़ने के अलावा कुछ और आता है क्या? कुछ नहीं आता, पढ़ती रहती है, कपड़ों पर ध्यान नहीं, खाने पर ध्यान नहीं, हेल्थ पर ध्यान नहीं। केवल अच्छे नंबर लाना ही सफलता नहीं है। जीवन के हर क्षेत्र से रूबरू होना और मल्टीपर्पज, मल्टी कॉर्नर कैरियर स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए, मेरी ऐसी मान्यता है। सर आपने कवि बनने का ही क्यों सोचा? ये सोच के नहीं बना मैं, ये मेरे जीवन का सच है, मैं सोच के नहीं बना। मैंने जब मैं मेरठ पढ़ने आया, गांव से आया था, तब तक तो गांव में हम इंटर गांव में पढ़े तो गांव में। और देखिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं था कि इतने खूबसूरत पब्लिक स्कूल में पढ़ने का मुझे मौका मिलता। मैं तो 5वीं क्लास तक पेड़ों के नीचे बैठ के पढ़ा हूं। उन दिनों प्राइमरी स्कूल पेड़ों के नीचे चलते थे। मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूं, तो पब्लिक स्कूलों में पढ़ने का मौका मुझे नहीं मिला। मैं भी पेड़ के नीचे बैठ के 5वीं पास की और एक 2 कमरे के स्कूल में 8वीं पास की। 9वीं क्लास में आए तब हमको एक इंटर कॉलेज मिला सिकंदराबाद में। लेकिन इतनी अच्छी सुविधाएं, इतना अच्छा वातावरण, आपके पेरेंट्स सौभाग्यशाली हैं कि वो इतने समर्थ हैं कि आज आपको ग्रुप कृपा पब्लिक स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और आप भी सौभाग्यशाली हैं कि आप एक ऐसे विद्यालय के छात्र हैं जहां संस्कार, शिक्षा और सफलता का मोटो आपको जीवन में सफल बनने की ओर प्रेरित करता है। तो मैं सोच के नहीं बना था कवि बेटा, ये तो शौक में किसी कवि को सुना। एक कृष्ण मित्र नाम के कवि थे। मैंने जीवन में पहली कविता जिससे मैं प्रभावित हुआ वो कृष्ण मित्र जी की कविता थी। उन्होंने एक कविता सुनाई, नौजवान दोस्तों मेहरबान साथियों, कौन है जो देश के भविष्य को संवार दे, कौन है जो जिंदगी को प्यार से गुजार दे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी कविता, बहुत तालियां बज रही थी। मैंने कहा अरे इस आदमी की कितनी वैल्यू, इस आदमी को कितना लोग पसंद कर रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता था वो कौन है, सामने सुन रहे थे। हमने कहा कि हम भी लिखेंगे। हमने अगले दिन लिखा। उन्होंने कहा नौजवान दोस्तों मेहरबान साथियों, मैंने लिखा नौजवान दोस्तों नौजवान दोस्तों। तो शुरू हो गया। फिर मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि आप भी जैसे हमारी एज में हमारी तरह आम विद्यार्थी रहे होंगे, तो आपकी लाइफ में वह मोड़ कब आया जब आप शिक्षा से सफलता की ओर बढ़ने लगे? नहीं था मैं आप जितना भाग्यशाली नहीं था मैं। मुझे कभी इस तरह की ड्रेस पहनने को नहीं मिली, मुझे इस तरह का पब्लिक स्कूल भी कभी पढ़ने को नहीं मिला। ये सत्य है मेरे जीवन का कि मैं 5वीं क्लास तक पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा। 8वीं क्लास तक 2 कमरे जिनमें छत पटरी जो होती है उसकी छत, उसमें छोटे छोटे गांव में स्कूल होते थे, उसमें पढ़ा। ये बीएससी के बाद मैंने एमएससी करना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि एमएससी के लोग बेकार घूम रहे हैं। घर वालों ने कहा वापिस आ जाओ, खेती करो। हम किसान के बेटे थे, 2 भाई थे, एक मुझसे बड़े भाई थे, एक मैं था। तो घर में यह था कि एक को पढ़ लो, एक को खेती कराओ। तो खेती में काम करना पड़ता है। तो मैं तो डर के मारे पढ़ा कि नहीं पढ़ा तो खेती कौन कैसे करूंगा, मुझे आती नहीं, मुझे किसानी का कोई काम नहीं आता। मेरा भाई नहीं पढ़ा इस डर से, तो वो तो खेती करता रहा। मैं इस डर से पढ़ता रहा। जब बीएससी के बाद एमएससी
में एडमिशन नहीं मिला तो मैंने एलएलबी में ये सोच के एडमिशन लिया कि घर जाने से बच जाऊंगा, वरना घर जाके खेती करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा मैंने तो एलएलबी करनी है, एलएलबी में एडमिशन ले लिया। 3 साल में एलएलबी पास हो गई, फर्स्ट डिवीजन आ गई, तो एलएलएम में दाखला हो गया। ये कुछ भी इरादतन नहीं हुआ, लेकिन मुझ पे किसी का कोई कंपल्शन नहीं था। मेरे माता पिता का ये डंडा, वो तो ये तो कहते थे भी कब तक पढ़ेगा, कब तक पढ़ेगा, इसलिए कि गरीब घर के थे, वो चाहते थे नौकरी करे और पैसा कमा के दे। तो एलएलएम में एडमिशन हो गया। जिस दिन रिजल्ट आया उसके 3 दिन बाद में प्रोफेसर हो गया। तो ये सब इरादतन नहीं हुआ। What is the story of your success? Because at this time, nowadays, students used to choose the common career like being a doctor, being an engineer, being an IAS. So, sir, may you tell the students a unique career to make the country proud and to make country famous in all the world? It is your observation that I am a successful man, not mine. Not mine. I am not a successful man. I have not got my own choice career. I was very, very much willing to become a doctor. But as far as that we should be the loyal to the country, the only one acid test is be honest. Be honest towards each and every concept, towards each and everything. Be honest. सच्चे बनिए, सत्य को स्वीकार कर लीजिए। सत्य कभी भी आपको कष्ट नहीं देगा। सत्य पर चलने वालों को दुख नहीं मिलता। परेशानियां मिल सकती हैं, लेकिन सत्य कभी परास्त नहीं होता। इसलिए देश के लिए आप अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, किसी भी देश की महानता उस देश की इकोनॉमी से नहीं आंकी जाती। चीन की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी ज्यादा बड़ी होगी, लेकिन उनको महान देश कोई नहीं कहता। आप पहले कहते होंगे, अब नहीं कहते। आज जापान को महान देश कहते हैं, उसकी इकोनॉमी इन लोग दोनों के मुकाबले बहुत कम है। किसी मुल्क के लोग अपने देश से कितना प्यार करते हैं, किसी मुल्क के लोग अपने देश के प्रति कितने डिवोटेड हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच में देश किस स्थान पर है, ये बात तय करती है कि वो देश कितना महान है, वो कितना देश बड़ा है, कितना देश की इज्जत उसकी ज्यादा है। किया है। और मैं आपसे ये एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर हम में से कोई एक आपकी तरह कोई पोएट बनना चाहे तो आप उसको क्या सलाह दें? कवियों को सुनो, यूट्यूब पर कवि या कवि सम्मेलन क्लिक कर दो, हजारों कवि निकल पड़ेंगे। जिसको किसी ने सुना भी नहीं है आज तक, वो भी अपने यूट्यूब पे पोएम डाल देता है। औरों को सुनो। कविता की 3 विधाएं हैं। एक विधा ओज की है जो मैंने स्वीकार की, एक विधा गीत लिखने की है, और एक विधा हास्य लिखने की है। पहले कवियों को सुनो, उन तीनों में से जो विधा पसंद आए, हो सकता है आपको ओज का कवि कोई पसंद आए, हो सकता है आपको कोई गीतकार पसंद आए, हो सकता है कोई आपको हास्यरस का कवि पसंद आए। तो जो कवि जिस तरह का आपको पसंद आए, फिर उस विधा में लिखना शुरू कर दो। उल्टा सीधा ये मत सोचो कि कैसा लिखा जा रहा है। शुरू में जैसा भी उल्टा सीधा लिखा जाए लिखो, और अपने घर वालों को जबरदस्ती सुनाओ। पहले तो घर वाले ही सुनेंगे ना, सुनाओ, आदत डालो, याद कर लो, शीशे के सामने पढ़ने की कोशिश करो। मैं तो आवाज के लिए कुएं में झांक के गाता था। गांव में ये सुविधाएं नहीं थी, शीशे के सामने की भी सुविधा नहीं थी, कुएं थे। तो मैं कुएं की मेड में नीचे मुंह करके गाता था। मुझे किसी ने बता दिया कुएं में गाते रहो 2-3 साल तो गला ठीक रहता है। आज पता चल रहा है कि नहीं रहता। इसलिए जिनको कवि बनने की इच्छा है, कवि कैरियर बनेगा, कविता का कैरियर बना लेंगे, ये कभी कोई गलतफहमी मत पाल। आपका कविता कैरियर बन जाए ये संयोग है। कैरियर बनाने के लिए आपको जो ट्रेडिशनल डिग्रीज हैं उनके माध्यम से ही आपको सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। जब आप ट्रेडिशनली सफल हो जाएं तो ये पार्ट टाइम है। कविता का शौक मेन शौक नहीं होना चाहिए। इस शौक से तुम्हारी पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इस शौक से तुम्हारा एग्जाम प्रभावित नहीं होना चाहिए।
हाँ, आपके पास खाली समय है, सचमुच आपको लिखने का मन है और कोई आपको कवि पसंद आता है, उस जैसी कविताएं लिखना चाहते हो, लिखो, लेकिन इस शर्त पर कि उससे आपकी एजुकेशन प्रभावित नहीं होगी, आपका इम्तिहान प्रभावित नहीं होगा और घर पर जितना काम मम्मी पापा के साथ करना पड़ता है वो भी प्रभावित नहीं होगा। इतने अनुशासित बच्चे, देखिए संस्कार, आपने इतना संस्कार, अनुशासन भी एक संस्कार है, ये तो आपने सीखा है और मैं आपके सीखे संस्कार के लिए, इस अनुशासन के लिए आपको बधाई देता हूं कि इतनी बड़ी भीड़ में एक भी बच्चा विचलित नहीं है और सब अनुशासन से बैठे हुए।